हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स को, और इस छोटे से गैप के बाद आज फिर से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डीएसई जो इलेक्टिव पेपर है फोर्थ सेमेस्टर में, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के यूनिट नंबर 1 के कुछ सेक्शंस हमने इसके पहले क्लासेस तक किए हुए हैं। उसी सिलसिले में आज ये यूनिट नंबर 1 का फाइनल क्लास, जो और इस यूनिट 1 के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंटेंट करके रखेगा, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। और मैथमेटिकल कंसेप्ट्स यहाँ पर कैलकुलस के जो बेसिक फंडे हैं, जो फिजिक्स में मैक्सिमम रिसर्च के क्षेत्र में या फिर आगे आने वाले हायर फिजिक्स के क्षेत्र में आपको काम आने वाले हैं, उसके आधार पर एग्जाम ओरिएंटेड वे में कि कैसे ये एग्जाम में आएगा, तो कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स कंटेन कर पाएंगे, उस आधार पे आज इस चीज़ों को अपन स्टडी करेंगे। तो पिछले क्लासेस तक हम लोगों ने ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के बाद जो डिफरेंशिएशन के रिकैप और उसके मैक्सिमम वैल्यू अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक के ऊपर सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम इसी कैलकुलस का एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव को लेते हुए उसके ऊपर दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट करने के लिए जो टूल की तरह काम करता है वो, और लैग्रांज का मैक्सिमम फंक्शन का मैक्सिमम निकालने के लिए या मिनिमम निकालने के लिए जो लैग्रांज का मल्टीप्लायर कंसेप्ट है या जो मेथड है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो आज के इस फर्स्ट यूनिट के इस फाइनल क्लास में अपन इन चीजों को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएससी मैथमेटिकल फिजिक्स 1 बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 के इस क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन इस चीज को स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी तक आप जो नॉर्मल तरीके से फंक्शन आप लोग पढ़ते हो, मतलब उसमें आप फलन जो होता है एफ एक्स होता है, y बराबर एफ एक्स, एक चर वाला समीकरण हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, और इसको हम लोग बोलते हैं कि सिंपल वन डायमेंशनल चीज है, लेकिन अगर आप टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं, किसी स्फीयर के बात कर रहे हैं या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल हो जाता है। तो ये जैसे टू वेरिएबल फंक्शन है, और वैसे ही एक्स वाई और जेड के फॉर्म में थ्री वेरिएबल फंक्शन भी आपको मिल सकता है। तो जब इस तरह से फंक्शंस हमको मिलता है टू और थ्री वेरिएबल फॉर्म में, तो उसको आखिर कैसे आप कैलकुलस के फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, वही चीज यहाँ पर कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल कहलाता है। तो सिंपल सा परिभाषा है कि एक फंक्शन जो दो वेरिएबल असाइन करता है ईच ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई इन अ डोमेन डी इन अ यूनिक रियल नंबर मोर देन वन वेरिएबल, और तीन भी हो सकता है। तो सपोज एफ ऑफ एक्स वाई उसको लिखेंगे, जैसे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स और वाई, सिमिलरली इसमें जेड के भी कंपोनेंट मिलके बने हुए हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब इस जैसे ही ऐसे फंक्शन इस तरह की चीजें निकल के आती हैं, तो वो सारा कंसेप्ट हमारे जो अवकलन करने का जो कंसेप्ट है वो पार्शियली डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाता है कि पार्शियली हमें कैसे डेरिवेट करना है चीजों को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलन कहने का मतलब है कि आप जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उस स्थिति में जो दूसरे वेरिएबल होते हैं उनको कांस्टेंट की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, कि उनके साथ हम डिफरेंशिएशन का कोई भी प्रोसेस फॉलो अप नहीं लेते। तो पार्शियल डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव मेजर हाउ अ फंक्शन चेंज एज अ वन वेरिएबल चेंज कीपिंग द अदर वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक, तो अगर हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन है एफ एक्स वाई, तो अगर आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो डेल एफ बटे डेल एक्स लिखते हैं, यहाँ पे डी नहीं लिखते। इसका लिखने का नोटेशन क्या है, डेल है, मतलब एक इस तरह का नोटेशन ऐसे डेल एफ बटे डेल एक्स, और कंप्लीट डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन है। तो भाई, तो उस कंडीशन में हमारा y कांस्टेंट रहेगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बोलेंगे, मतलब फंक्शन में y वाले पदों का आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का होगा। ठीक, प्रोसेस क्या है, ट्रीट ऑल अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। जो बाकी वेरिएबल हैं जिस रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसको छोड़ के उस सबको कांस्टेंट मान लीजिए। डिफरेंशिएट नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू चूजन वेरिएबल। जैसे डिफरेंशिएशन आपने सीखा है, जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएशन होता है, वैसे ही
आप सेलेक्ट किए गए वेरिएबल के आधार पर इक्वेशन का डिफरेंशिएट करिए, बाकी अनदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लीजिए। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होता है। सपोज एग्जांपल देखिए कि अगर आपके पास एफ एक्स वाई इस तरह से दिया गया है कि इक्वेशन के फॉर्म में, 1 सेकेंड, ये सर कि ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई 3x² y प्लस 2xy स्क्वायर। तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, तो कहना क्या चाहते हैं अपन कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स कहने का मतलब है कि सिर्फ x वाले फंक्शन का डेरिवेशन होगा, y वैसे ही रहेगा, उसका अवकलन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जब इसको लिखोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब इस यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, और यहाँ पर 3 है इसलिए 6x, और y वैसे ही अपनी जगह पर है। यहाँ पर भी सिर्फ x वाले फंक्शन का अवकलन होगा, तो x का अवकलन 1 हो गया, और 2y वैसे ही अपने जगह पर है। सिमिलरली अगर इसका मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करूंगा, तो y वाले पद का यहाँ पे देखिए अवकलन हो जाएगा 1, तो 3x², और यहाँ पर y वाले टर्म का अवकलन हो जाएगा 2y, तो फाइनली 4xy ये हो जाएगा। तो आपने x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकाल लिया। इसी का हायर ऑर्डर भी डेरिवेटिव होता है। हायर ऑर्डर मतलब del 2f बटे del x², मतलब इसी को अगर आप डबल निकालते हैं, 2 बार निकालते हैं, या y वाले को डबल फिर से करते हैं, या मिक्स्ड डेरिवेटिव बोलते हैं कि del 2f अपॉन del y del x, कहने का मतलब है कि del f अपॉन del x जो निकला है उसको अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या आएगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन ने del f अपॉन del y निकल के आया है उसको फिर y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, या फिर जो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो क्या है उसको x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको ऐसा। तो एक क्लॉरियॉट्स थ्योरम होता है कि आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि क्लॉरियॉट्स थ्योरम का क्या ये होल्ड करता है पर्टिकुलर इक्वेशन या नहीं करता है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि del 2f बटे del y del x इज इक्वल टू del 2f बटे del x del y होता है। तो अगर आपने इस दिए गए समीकरण इक्वेशन से ये प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हैं कि यस दिस थ्योरम इज होल्ड करता है, वो चीज होता है। ठीक है, अब बेसिक जो प्रश्न है कि दिया हुआ आपको एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि प्रथम क्रम का आंशिक अवकलन ज्ञात कीजिए, तो एक बार डेरिवेटिव करिएगा, द्वितीय क्रम का निकालिए तो 2 बार डेरिवेटिव करिएगा, मिक्स्ड डेरिवेटिव अगर आपसे पूछ रहा है तो इस तरह से निकालना है। हो सकता है आपको इक्वेट करने को दे दे, ठीक। और हमारे सिंपल फॉर्म में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है, मैं सब एकदम एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ कि सपोज फंक्शन u इज इक्वल टू डिफाइन किया हुआ है x² प्लस y² प्लस z², ये आपका फंक्शन आपको डिफाइन किया है और आपसे बोला जा रहा है, प्रूफ करने को बोला जा रहा है कि प्रूफ करिए कि x del u बटे del x प्लस y del u बटे del y प्लस z del u बटे del z, ये जब आप ऐसा करोगे तो 2u के बराबर आता है, ये प्रूफ करना है। तो इजी है, आप del u बटे del x, del u बटे del y, del u बटे del z ये सब चीजें निकाल के उसमें पुट आउट करके लेफ्ट हैंड साइड पुट करके राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं। वैसे ही और भी बहुत बेसिक क्वेश्चन जो इजी होते हैं, जो ऐसी प्रूफ करने वाले आते हैं, सिर्फ पार्शियल डेरिवेशन के थ्रू जो बनते हैं उसको आप लोग बनाइए। मेरे को ये इतना तो है कि आप लोगों को पार्शियली डेरिवेट करना तो आता है, ठीक। तो हम जो हमारे सिलेबस में मेन पोर्शन की चीजें हैं, जो हैवी चीजें हैं, या फिर जो जिसपे कुछ फॉर्मूले छुपे हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हैं, मैं उस पर बात करूंगा। पार्शियल डेरिवेट करना तो आप लगभग बना ही लेंगे, या आपसे बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है थ्योरम की, उस चीज को पर्टिकुलर फंक्शन के लिए प्रूफ करिए, वो भी आप अच्छे से बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इस पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर बाद में किसी को दिक्कत होती है कि उसको पार्शियल डेरिवेटिव करना ही नहीं आता है, तो उस पर अपन और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आइडियली कि अगर आपके पास इस तरह का एक कोन है, कोन कहने का मतलब कि पेपर को अगर आप फोल्ड कर दीजिए और इस तरह का एक स्लोप राउंड का पोर्शन अगर दिया गया है, तो इस तरह के स्लोप वाले जो सरफेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, वक्र पृष्ठ बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का सरफेस किस तरह से स्लोप आउट हो रहा है, किस तरह से चेंजेस हो रहा है, एरिया कैसे निकल रहा है, या वॉल्यूम के कंसेप्ट में क्या आ रहा है, तो वो उस चीज को बताता है, स्लोप को बताता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि del f अपॉन del x आपको ये बताता है कि स्लोप ऑफ द सरफेस इन x डायरेक्शन में कितना है, और del f अपॉन del y आप जब निकालते हैं तो ये बताता है कि स्लोप ऑफ द सरफेस y डायरेक्शन में कितना है। क्योंकि एक पेपर को फोल्ड आउट करोगे आप
2D में, तो वो x और y दोनों दिशा में उसका ढाल रहेगा, तो उसके पोर्शन को ये बताता है। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव डिस्क्राइब हाउ द सरफेस टिल्ट्स, मतलब बेंड होता है एज यू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब आप जब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हो तो कैसे सरफेस टिल्ट होता है, झुकता है, बेंड होता है, उस चीज को बता रहा है। जैसे कपड़े धोने के बाद आप टॉवल को जब हाथ से झटकते हैं तो एक वेव के जैसा लहराता हुआ वो पैटर्न बनाता है, तो स्लोप बनता है उसमें, एक उतार चढ़ाव। ठीक, कोई भी इस तरह का एक पोर्शन ऐसे जो बनता है तो ये स्लोप है और ये 2D में ट्रेवल आउट कर रहा है। ये तो केवल 1D नहीं है, 2D के फॉर्म में है। तो कैसे आप इस चीज को, अगर इसको ऐसे ड्रॉ किया जाए, ठीक, और ये कहा जाए कि ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये मैं एक लाइन खींचूं तो यहाँ पर से एक स्लोप है, ये आपका इस तरफ का पॉइंट और इस तरफ का पॉइंट ऐसे गया, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी स्लोप्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म आपको बताएंगे। तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि आखिर हम लोग इसका यूज ज्यादातर कहाँ पे किए हैं, आपको पता होगा। थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का पेपर पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज किया, और मैक्सवेल इक्वेशंस जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट के आधार पर, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के आधार पर डिफरेंट इक्वेशंस है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में होते हैं, जो कि टेम्परेचर के स्लो को, एंट्रोपी के स्लो को, किधर किधर उसका स्लोप बढ़ेगा, किधर टेम्परेचर जाएगा, इंजन की क्या कार्य प्रणाली है, सारा सिस्टम उसके आधार पे हमने पढ़ा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव इज समथिंग, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारा यूज है उसका। ठीक है, अब ये कंप्लीट अवकल किसको कहेंगे आप, टोटल डिफरेंशियल किसको कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो बात हम लोग पार्शियल पार्शियल कर रहे हैं। तो कंप्लीट डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो एफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई को अपने पास रखता है, उसे अगर आप टोटल डिफरेंशियल तब की कंडीशन में कहोगे यदि आप उसे ऐसा लिख पाएंगे। मतलब देखिए, डी ऑफ जेड नॉट डेल ऑफ जेड, तो डी ऑफ जेड इज इक्वल टू डेल जेड ऑफ डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में जब हम लोग फंक्शन को पुट कर देते हैं तो वो टोटल डिफरेंशियल कहलाता है, कंप्लीट डिफरेंशियल कहलाता है। ठीक, अब मैं आ रहा हूं आपके सिलेबस पे कि बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसको बोलते हैं, यथातथ अवकल किसे कहते हैं वो बताना है, और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल किसे कहते हैं वो बताना है, और उस पर क्या फिर टूल हम लोग यूज करेंगे उस चीज को समझना है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहने का तात्पर्य है, यथातथ अवकल कहने का तात्पर्य है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस रूप में दिया है आपका कंप्लीट डेरिवेटिव के फॉर्म में कि डी जेड इज इक्वल टू एम, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, ये यथातथ जो यहाँ पर पूर्ण अवकल के रूप में दिया है ना, इस रूप में दिया है। यहाँ पर ये डेल जेड बटे डेल एक्स को ही एम एक्स वाई बोल दिया गया है, और डेल जेड बटे डेल वाई को ही एन एक्स वाई बोल दिया गया है। मतलब टोटल डिफरेंशियल के फॉर्म में यदि आपके पास कोई इक्वेशन है, ठीक, तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट कब कहलाएगा, हम यहाँ पे निकालेंगे कि यह फलन किसी जेड एफ एक्स वाई का टोटल डिफरेंशियल हो तो इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहेंगे कब, जब हम डेल एम बटे डेल वाई निकालेंगे और वो यदि बराबर होगा डेल एन बटे डेल एक्स के। यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन यहाँ पे इंक्लूड रहेगा वो m कहलाएगा, यहाँ पे जो फंक्शन इंक्लूड रहेगा वो n कहलाएगा। तो m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, और यदि दोनों आपस में बराबर हैं तो हम बोल देंगे कि दिया गया जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यथातथ अवकल है। और यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो उसे हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। इन दोनों टॉपिक से आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही वाला है, तो इससे बड़े ध्यान से इस कंडीशंस को आप जानिएगा। यदि बराबर है तो हम उसे एग्जैक्ट कहेंगे, यदि बराबर नहीं है तो इनएग्जैक्ट कहेंगे। तो दो प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो आपको पेपर में ये दिया जाएगा कि क्वेश्चंस दिया जाएगा उसे सॉल्व करिए बोले जाएगा। तो सॉल्व करिए का मतलब है कि हम उसको एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट चेक करेंगे। एग्जैक्ट चेक करने के बाद हम फंक्शन प्राप्त करेंगे दिए हुए जो टोटल डिफरेंशियल का इक्वेशन का फॉर्म दिया गया है उसके तहत, और फंक्शन की सहायता से पूर्ण हल प्राप्त करेंगे। तो वो क्वेश्चन बनाते हुए मेथड के थ्रू आपको समझ में आएगा। तो ये एग्जैक्ट के फॉर्म में रहेगा कि एग्जैक्ट के फॉर्म में जब दिया है तो उसको चेक करना है और फंक्शन प्राप्त करके टोटल हल लिखना है। और यदि इनएग्जैक्ट है तो इनएग्जैक्ट को पहले एग्जैक्ट बनाना होगा। तो इनएग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड। ये भी आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा है, इसलिए इससे क्वेश्चन 100% आएगा।
ठीक है। तो जब यदि वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो हम उसको इनएग्जैक्ट रहेगा तो उसको एग्जैक्ट बनाएंगे और बनाने के बाद फिर उसको नॉर्मल तरीके से हल करेंगे। ठीक, तो या तो परीक्षा में दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोलेगा सिर्फ चेक करिए कि क्या एग्जैक्ट है या इनएग्जैक्ट है, तो वहां तक आपको सिर्फ ये दोनों कंडीशन चेक करके छोड़ देना है। लेकिन अगर लिखा है कि सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, तो आपको एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट करने के साथ साथ उसको डिटेल में सॉल्व भी करना रहेगा। कैसे सॉल्व करना है उसको आगे अपन क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट का कंडीशन। अब जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिसको फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देने से जो फंक्शन इनएग्जैक्ट होता है वो एग्जैक्ट बन जाता है। मतलब इज अ फंक्शन in terms of xy such that multiplying the inexact differential make it exact, कि यदि आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, जो यथातथ नहीं है, तो वो एग्जैक्ट बन जाता है। तो ये म्यू एक्स वाई को टोटल डिफरेंशियल का जो फॉर्म है ये अभी भी वही है ना, एम ब्रैकेट में एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ब्रैकेट में एक्स वाई, कहीं ब्रैकेट में एक्स वाई लिखते हैं कहीं नहीं लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वो बराबर नहीं था, इनएग्जैक्ट था। इनएग्जैक्ट का डिफरेंशियल है कि डेल एम बटे डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बटे डेल एक्स। तो अगर आप म्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि अपने आप में एक फंक्शन है, तो ये फिर बराबर हो जाता है। अब ये म्यू एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको। सो फाइंडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो जब ऐसा एग्जैक्ट हम लोग शो कर देते हैं उसके बाद हमको फंक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना रहता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को और उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। तो नॉर्मल फ्लो तो ये है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। 99% कंडीशन में यही होता है। लेकिन यदि फंक्शन रिवर्स फॉर्म में आपको प्राप्त होता है तब आप इंटीग्रेट करोगे y के रिस्पेक्ट में और पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन से आपको इस चीज को मैं लिंकअप कराऊंगा फिर से, तो देखेंगे इसको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हो गया। कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं उसके मेथड को भी आप समझिएगा कि कैसे निकालते हैं उसको। तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, सॉल्व करना है। ठीक, एक तरीका ये होगा कि चेक करिए एग्जैक्ट है या इनएग्जैक्ट है, ये दिया रहेगा ऐसा, और एक में लिखा रहेगा कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन। ठीक, तो दोनों ही तरीके से आप इस चीज को ग्रैब करिएगा। अब मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का एग्जांपल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कंपेयर करने के लिए ये उसी फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, या फिर आप उस फंक्शन के फॉर्म में कंफ्यूज मत होइएगा, जेड इज इक्वल टू हमने परिभाषित किया है एम एक्स वाई डी एक्स, ये डी जेड है ना, डी जेड प्लस एन एक्स वाई डी वाई, तो वही है। तो उसी को कभी कभी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई भी लिखता है। तो तुलना करोगे तो आपके पास देखिए m का मान कितना दिया है 2xy प्लस 3, n का मान कितना दिया है x स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो हमारा प्रोसेस क्या है जी सॉल्व करने का, हमें चेक करना है डेल m बटे डेल y। तो डेल m कितना है 2xy प्लस 3, तो डेल m बटे डेल y मतलब डेल अपॉन डेल y दिस मच का, तो डेल m बटे डेल y कितना आया 2x आ गया। डेल n बटे डेल x किए इतने का करोगे, तो जब y के रिस्पेक्ट में किए हैं तो x वाला कांस्टेंट रह जाएगा, केवल y वाले का होगा, कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों ये भी 2x आया ये भी 2x आया, तो डेल m बटे डेल y इज इक्वल टू डेल n बटे डेल x। तो ये क्या है जी, जो दिया गया डिफरेंशियल था वो क्या है, एक रिजल्ट तो आपने ये बोल दिया एग्जैक्ट है, एक आंसर तो ये आ गया। अगर छोटे नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ चेक करने को बोला है तो यहाँ तक काम खत्म है, लेकिन सॉल्व करने को बोला है तो सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब हमको इस दिए हुए कंप्लीट डिफरेंशियल से फंक्शन प्राप्त करना है और फंक्शन प्राप्त करने के बाद उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। कैसे करते हैं उसको समझिएगा। तो आपको पता है कि m की वैल्यू कितनी है 2xy प्लस 3, यहाँ से तुलना करने से, और m एक्चुअल में होता क्या है, m की वैल्यू m एक्चुअल में है क्या, तो m की वैल्यू है 2x प्लस 3, या फिर डेल जेड बटे डेल एक्स बराबर हमारा क्या होता है m होता है। m का जो मान है उसकी वैल्यू अगर आप कंपेयर करने में तुलना करेंगे तो ये होगा कि z को, ये जो फंक्शन है इसको अगर z के फॉर्म में दिया है सिंपल एफ एक्स वाई ना, अभी ये z है, ये तो कंप्लीट डिफरेंशियल में था, क्वेश्चन जो दिया था वो इस रूप में दिया था। ठीक, तो
m को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए, जब निकालते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो इस डेल z को यदि डेल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो इस तरफ क्या बचेगा जी, सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर दे रहे हो, तो क्या बचेगा, सिर्फ फंक्शन ऑफ y बचेगा, क्योंकि x का जो भी फंक्शन था हम उसको डिफरेंशिएट करके हटा रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हमने सॉल्यूशन कहाँ चालू होगा, m से शुरू होता है, m का वैल्यू क्या दिया है 2xy + 3 ये दिया है, ठीक, या फिर डेल z बटे डेल x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो m इज इक्वल टू 2xy + 3 है, इसको x के सापेक्ष में समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट अगर हम लोग करेंगे कि तब आपको क्या मिलेगा, इस तरफ क्या का फंक्शन था, ये सिर्फ x y का फंक्शन था, डेल z बटे डेल x क्या था जी, यहाँ से समझ में आ रहा है, y का फंक्शन था, और हम लोग किसके सापेक्ष में उसको समाकलन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, तो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाएगा इस तरफ, मतलब इंटीग्रेशन 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन 3 का dx और प्लस जो कांस्टेंट आएगा वो f ऑफ y आएगा, फंक्शन ऑफ y आएगा, इसके बिहेवियर की वजह से डेल z बटे डेल x, तो कांस्टेंट की जगह f ऑफ y, एक चीज यहाँ इंक्लूड होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ग्रैब करना है कि m से लेके शुरू करना है, और जब आप उसको x के सापेक्ष में समाकलन करोगे तो z इज इक्वल टू z जो फंक्शन f ऑफ y बन रहा था, ठीक, सिंपल डेल z बटे डेल x, और उसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो x वाला पोर्शन हट जाएगा, तो बचेगा क्या, y इंक्लूड हो जाएगा इसमें यहाँ पर से, ठीक, तो z एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2xy dx प्लस 3dx f ऑफ y। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा, x स्क्वायर y प्लस 3 का x हो जाएगा, और प्लस एफ वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, ये मेन इक्वेशन है, इसको याद रख के चलिएगा, इक्वेशन नंबर 1, एफ ऑफ y क्या है, सिर्फ y का फंक्शन है। अब क्या करना रहता है हमको, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेथड को, मैं और भी रिपीट करूँ क्वेश्चन में। अब ये जो समीकरण एक आया है उसको y के सापेक्ष में हम आंशिक अवकलन कर लेंगे, ये जो समीकरण आया है उसका y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक, तो y के सापेक्ष में जब आप इसको आंशिक अवकलन करोगे, मतलब डेल z बटे डेल y, डेल अपॉन डेल y x स्क्वायर y प्लस डेल अपॉन डेल y 3x प्लस डेल अपॉन डेल y f ऑफ y, ये जो समीकरण एक आया था उसका पहले क्या किए, x के सापेक्ष में समाकलन करने के बाद जो इक्वेशन आया था उसको y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या मिलेगा जी, y के रिस्पेक्ट में ही होगा, इस तरफ क्या लिखोगे, डेल z बटे डेल y। अब भाई ये जो zxy है इसी को क्या लिखते हैं जी, z लिखते हैं ना, कंप्लीट डिफरेंशियल के फॉर्म में जब दिया था तब उसको dz लिखते हैं, ऐसा, ये तो dz है ये वाला, ये इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में zfxy है, तो उसको जब आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो डेल z बटे डेल y लिखोगे इस तरफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये y है नहीं तो हट जाएगा, 0 हो गया, और यहाँ पर f ऑफ y को क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ y, तो एक्स स्क्वायर प्लस f डैश ऑफ y, ये किसका मान है, डेल z बटे डेल y का, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो डेल z बटे डेल y होता है, ठीक, जो ये देखिए अगर डेल z बटे डेल x करूंगा तो f ऑफ y होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, और डेल z बटे डेल y अगर आप करोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फंक्शन ऑफ क्या बच जाता है, फंक्शन ऑफ x बच जाता है, और यहाँ पर भी देखिए फंक्शन ऑफ x के रूप में ही आया है, ये देखिए, तो ये जो डेल z बटे डेल y होता है इसको क्या बोलते हैं, हम लोग n बोलते हैं, और चूंकि n आप फंक्शन के अकॉर्डिंग कंपेयर करके आपको मिला है, वहां पर क्वेश्चन में दिया था एग्जैक्ट के फॉर्म में, कितना था, n का मान देखिए ये है, तुलना किए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से हम इसकी तुलना करेंगे, किसकी, इसकी, तो डेल z बटे डेल y को ही n बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ y, तो फाइनली यू हैव एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एफ डैश ऑफ y की वैल्यू 4 है, तो f ऑफ y की वैल्यू कितनी होगी, एक बार अवकलन करने के बाद 4 आया है, मतलब बिना अवकलन किए कितना होगा, 4y होगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, तो अब यहाँ पर हम लोगों को f ऑफ y की वैल्यू मिल गई, ठीक, इंटीग्रेट करने से ही आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर f ऑफ y की अननोन वैल्यू जो थी, जो इक्वेशन नंबर 1 में थी, ये वाली, यहाँ पे f ऑफ y की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, ठीक, तो अब z एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 4y आ जाएगा, यहाँ पर 4y, देखिए, ये देखिए, तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, फंक्शन प्राप्त कर लिया, ठीक,
याद रखेंगे क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो डी जेड के फॉर्म में दिया था, उसके थ्रू हम लोगों ने एग्जैक्ट चेक किया और एग्जैक्ट चेक करने के बाद हम जेड निकाल रहे हैं, फंक्शन निकाल रहे हैं, जो कि कितना आया जेड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 4y। तो फंक्शन आपने प्राप्त कर लिया और इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सामान्य हल जो होता है वो जेड एक्स वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में होता है, कांस्टेंट के बराबर। तो इस पर्टिकुलर थिंग को अगर ऐसे आप लिख देंगे तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहला जाएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन था। सबसे पहले एग्जैक्ट हमने चेक किया और उसका कंप्लीट हल निकाला। कंप्लीट हल निकालने के लिए क्या किया, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन किए तो m का कंसेप्ट आएगा, m को लेके चलना है और यहाँ पर उसके बाद f ऑफ y प्राप्त करने के बाद उसको तुरंत y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन किए और फिर उसके बाद n से उसकी तुलना की, क्योंकि डेल z अपॉन डेल y इज अवर n एंड डेल z अपॉन डेल x इज अवर m। ठीक, तो ऐसा करने के बाद फिर ये फंक्शन हमको कंप्लीट मिल जाता है, फलन प्राप्त कर लेते हैं और फलन का जनरल सॉल्यूशन इस तरह से अपन को मिलता है। कभी कभी इसको ना इंटीग्रेटिंग के फॉर्म में भी लिखता है, वो आगे बताऊंगा। दोनों ही फॉर्म में आंसर लिखते हैं, अभी इस सिंपल फॉर्म में लिखे हैं, एक और कंबाइन फॉर्म भी होता है उसको भी अपन देखेंगे। तो एक ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। चलिए और क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें, ताकि चीजें आपको क्लियर हों। अब इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के कंसेप्ट पे आता हूँ। अभी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, अब अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि वो इनएग्जैक्ट है, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल जब भी आएगा तो किसका कंसेप्ट आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट आ जाएगा। उसको पहले एग्जैक्ट बनाइए फिर हल कीजिए ऐसे करके। तो मान लीजिए प्रश्न ये है कि y माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 को हल करना है। तो सबसे पहले ये ऐसा है स्टूडेंट, कहीं इसको सुधार लीजिएगा कि डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहां m क्या है मेरा डेल जेड बटे डेल y, ठीक, सॉरी डेल x यहां पर लिखे थे अपन, ये वाला डेल जेड बटे डेल एक्स को m बोलते हैं और डेल जेड बटे डेल y को n बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, वो डी जेड की वैल्यू है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डी जेड इज इक्वल टू, अब कंपेयर करिए तो m का मान कितना है y माइनस एक्स प्रश्न में, और n का मान कितना है y प्लस एक्स स्क्वायर प्रश्न में। तो चेक करते हैं, डेल m बटे डेल y निकालेंगे, कितना आया 1, डेल n बटे डेल x निकालेंगे, कितना आया 2x। तो क्या डेल m बटे डेल y इज इक्वल टू है डेल n बटे डेल x के, नहीं है। तो फिर ये क्या है जी, इनएग्जैक्ट है। ठीक, शुरू में जो हमने इसका मीनिंग समझा, ये देखिए ये वाला, हम डेल m बटे डेल y निकालेंगे, डेल n बटे डेल x निकालेंगे, नहीं आया बराबर, क्या बोलेंगे, इनएग्जैक्ट है। अब हल करने के लिए इसको पहले एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट बनाने के तरीके क्या हैं उसको समझते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो क्वेश्चन सिंपल होता है कि आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि ऐसा क्या चीज का मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों में, कि मेरा ये जो डेल m बटे डेल y और डेल n बटे डेल x का मान एक समान आ जाए। तो जो सिंपल क्वेश्चन रहता है ना, उसमें आप देख के कुछ चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए अपन को कैसे करना है उस चीज को समझिएगा। तो अगर हम लोग एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 में जो dm बटे डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल n बटे डेल x है, तब हम एक फंक्शन म्यू एक्स वाई से इसको गुणा करते हैं। इस प्रकार गुणा करते हैं कि म्यू एम एक्स वाई प्लस म्यू एन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ताकि ये क्या बन जाए जी, एग्जैक्ट बन जाए। तो अब इसको निकालने का शॉर्टकट यहाँ है, ये फॉर्मूला है कि म्यू एक्स आप निकालेंगे e की पावर डेल m बटे डेल वाई माइनस डेल n बटे डेल x बटे n dx, कब, जब फंक्शन x के रूप में हो। और म्यू y आप निकालेंगे e की पावर डेल n बटे डेल x माइनस डेल m बटे डेल y बटे m dy, जब फंक्शन y के पदों में हो। किस कैसे जानोगे x और y है, उसको यहां से समझेंगे। देखिए ध्यान से, ये वाला जो पद है, ये वाला, ये क्वेश्चन था, देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, यहाँ पर नया क्वेश्चन है 2xy प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखा क्वेश्चन में बनाया हूं ना, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं किया हूं ना, इसमें केवल हो सकता चेक करना है। अगर आपको इनएग्जैक्ट बताना है तो यहाँ तक आंसर हो गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका कैसे काम करेगा, उसके लिए एक नया क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। ठीक, ये अपने आप में कंप्लीट है, यहाँ पर इसका हल हमने नहीं किया है, बट ये क्वेश्चन लेके आपको डिटेल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को समझाया जाए। तो देखिए 2xy प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, तो m कितना है जी, 2xy प्लस वाई, और n कितना है, x है।
तो जब आप डेल एम बटे डेल वाई निकालोगे तो क्या आता है, तो 2x प्लस 1, ये यहां से पहचान है, और डेल एन बटे डेल एक्स किए तो कितना आया, 1 आया। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि डेल एम बटे डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बटे डेल एक्स, इनएग्जैक्ट है। लेकिन जब डेल एम बटे डेल वाई किए आप तो कितना आया, 2x प्लस 1, तो ये फंक्शन ऑफ x है, इसमें y नहीं है। तो यहां से देखने से समझ में आएगा, नाउ वी फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फंक्शन ऑफ x, यहां से ये जो आया है ये फंक्शन ऑफ सिर्फ x है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला x वाला। तो म्यू ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर डेल m बटे डेल y माइनस डेल n बटे डेल x बटे n dx, इसको यूज करेंगे। अगर y रहता सिर्फ तो इसको यूज करते। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। तो अब हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि फंक्शन ऑफ x के रूप में होगा। तो म्यू ऑफ x इज इक्वल टू डेल m बटे डेल y, सॉल्व किए थे 2x प्लस 1 आया था, माइनस डेल n बटे डेल x कितना आया था, 1 आया था, तो 1, और नीचे में n का मान कितना था, x था, और e टू द पावर डेल्टा x और dx, 1 से 1 कट गया जी, x से x कट गया, 2 आएगा तो e टू द पावर 2x। तो अब म्यू x आपको कितना मिला जी, e टू द पावर 2x। तो अब हम लोग हमारे समीकरण 1 को, जो क्वेश्चन था, इसको e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स को। तो चलिए, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये, तो हमने क्या किया, देखिए उस पर्टिकुलर इक्वेशन में e टू द पावर 2x का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको चेक करते हैं एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट। तो कैसे निकालते हैं, डेल एम बटे डेल वाई, तो डेल बटे डेल वाई ई टू द पावर 2x वाई प्लस वाई का। तो देखिए y वाला पद कांस्टेंट हो जाएगा, केवल x वाले पद का डिफरेंशिएशन होगा। तो e टू दी सॉरी y वाले पद का डिफरेंशिएशन होगा, x वाला पद कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए e टू द पावर 2x कांस्टेंट था, ब्रैकेट के अंदर में y का अवकलन 1 हो गया, यहाँ पे y का अवकलन 1 हो गया, क्या मिला आपको, 2x प्लस 1। तो ये डेल m बटे डेल y का मान इतना मिला। अब चेक करेंगे डेल n बटे डेल x, तो ये n है, तो डेल अपॉन डेल x, x इंटू ई टू द पावर 2x, दोनों x का फंक्शन है तो दो फलनों का गुणनफल लग जाएगा। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर अवकलन करने के बाद फाइनली जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा जी, ई टू द पावर 2x प्लस 1। तो देखिए अब डेल m बटे डेल y और डेल n बटे डेल x दोनों क्या हो गए जी, बराबर आ गए। कब बराबर आए, जब आपने उस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल के उस पर्टिकुलर फंक्शन में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब डेल एम बटे डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बटे डेल एक्स, सो इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट। तो फिजिक्स में या कहीं पर इंजीनियरिंग के फील्ड में यदि स्लोप बराबर नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, टू डायरेक्शनल में अगर आप स्लोप निकाल रहे हो ऐसे ऐसे, है ना, मान लीजिए बच्चे लोग जो घिसल पट्टी चलते हैं जी, गार्डन वार्डन में लगा रहता है, आपने देखा होगा, तो बच्चे को एक टॉप पॉइंट रहता है वहां पर। अब बच्चा यहाँ से चढ़ के जब यहाँ पर स्लाइड होता है तो नीचे की ओर स्लाइड करता है, ठीक। तो उसी को, वो वन डायरेक्शन में होता है, उसी को अब मैं टू डायरेक्शन में ले लेता हूँ मान लो। तो एग्जैक्ट कब होगा, एग्जैक्ट कब होगा, जब इस तरफ का स्लोप आपका डेल एम बटे डेल एक्स और डेल एम बटे डेल वाई इज इक्वल टू है। दोनों तरफ का अगर इक्वल है, मान लो सपोज एग्जांपल के लिए, तो वन डायमेंशनल में चल रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर रहेगा तब ना यहाँ पे कंटिन्यूटी होगी, किसी भी पार्टिकल का मोशन कंटिन्यू तो तब होगा। तो अब यदि वो दोनों बराबर नहीं है, ठीक, स्लोप आपका कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, ठीक, तो एक ऐसा कंडीशन है कि इस बॉर्डर के दोनों तरफ स्लोप एक जैसा नहीं है। तो इसमें ऐसा क्या चीज मैं जोड़ूं कि स्लोप बराबर हो जाए। तो आप इस डायग्राम में देखना है कि अगर इसको मैं ऐसे कर दूं इसमें, और यहाँ पे कुछ मटेरियल फिल करके इस गड्ढे को बराबर कर दूं ऐसे, तो अब अगर देखा जाए ऐसे फिल करके, तो अब ये लगभग एक कंटिन्यूटी स्लोप आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक, ऐसे बराबर कर दिया जाए इसको, और फिर दोनों तरफ का स्लोप अगर देखा जाए, रफली मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, कि जो भी एक्स्ट्रा था उसको ऐसे करके, तो कुछ चीजें आपने इसमें ऐड की, और ऐड की मतलब जुड़ा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई सीधा जाके जुड़ गया, उससे गुणा हो गया। तो वही अब वो हो जाने के बाद वो फंक्शन फिर क्या हो रहा है, दोनों तरफ का स्लोप उसका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो वही उसको क्या बना दे रहा है जी, एग्जैक्ट बना दे रहा है। सो इक्वेशन इज अवर एग्जैक्ट, जो डिफरेंशियल फॉर्म में था वो अब एग्जैक्ट हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखा है, कि आपने चेक किया कि डेल एम बटे डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बटे डेल एक्स, सो व्हाई हाउ वी कन्वर्ट दिस expression in exact form. So we have used a tool for function of x or function of y. So if your m is after differentiation del m बटे del y is 2x plus 1, it means it is a function of only x.
then you select this formula, and if you get the del m बटे del y in the terms of y function कि कंप्लीट इस तरफ का जो एरिया है वो y के फॉर्म में है, then you elect this formula and you get a final फॉर्म में जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो then you have a इंटीग्रेटिंग फैक्टर टर्म्स ऑफ e टू द पावर समथिंग, और उसको आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और देन नाउ यू चेक द del m अपॉन del y del n अपॉन del x इज इक्वल टू, दोनों फॉर्म फिर आपके इक्वेट हो जाएंगे, देन यू से द इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट। तो आप वही सिंपल कंसेप्ट है कि कहीं पे कुछ चीज घटा बड़ा है उसको जोड़ना, तो इसमें आपने वो मैथमेटिकल टूल में उस इक्वेशन को पुट आउट करके बैलेंस किया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो अब ये मेरा मेन इक्वेशन हो गया ना, ये वाला आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को, आफ्टर इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है वो मेरा मेन इक्वेशन है dz के फॉर्म में। तो अब उसका अगर हल निकालना है तो क्या करूंगा जी, हल निकालने के लिए m से ही शुरू होता है ना, तो कैसे शुरू करेंगे, ये रहा इक्वेशन, ये आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आया है ना, ध्यान से समझेंगे। इसमें m कितना है, m इतना है, e टू दी पावर 2x प्लस y। हमारा नियम क्या है जी, x के सापेक्ष में समाकलन करते हैं, x के सापेक्ष में जब समाकलन करते हैं तो वो जो m फंक्शन ऑफ ओनली y होता है जो पहले मैंने चर्चा किया था, और x के सापेक्ष में जब समाकलन करते हैं तो x उसमें और जुड़ जाता है। देखिए डिफरेंशिएट कहने का मतलब है अलग अलग करिए, और इंटीग्रेशन कहने का मतलब है कंबाइन करिए, तो एफ वाई उसमें आके जुड़ गया, तो s के सापेक्ष में क्या करना है, समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2y प्लस 2xy प्लस y dx प्लस जो कांस्टेंट है या फिर जो एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा, क्योंकि जो m था ओनली फंक्शन ऑफ y होता है। अब मैं प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने यही चीज किया था। अब सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन करिए स्टूडेंट x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए e टू द पावर 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी है और e टू द पावर 2x का मल्टीप्लाई इस y के साथ भी है, तो यहाँ पर 2y तो बाहर निकल जाएगा, 2 और y, क्योंकि इंटीग्रेशन आप dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x e टू द पावर 2x dx प्लस y बाहर है, e टू द पावर 2x का dx प्लस f ऑफ y। यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल का खंड समाकलन लगने वाला है, ठीक, इंटीग्रेटिंग बाय टू पार्ट्स। तो क्या होता है नियम, पहला फलन वैसे ही रहता है, दूसरे का समाकलन होता है, तो e टू द पावर 2x का समाकलन e टू द पावर 2x बटे 2 माइनस पहले फलन का अवकलन होता है, तो यहाँ अवकलन हुआ है x का कितना 1, फिर दूसरे का समाकलन होता है और का समाकलन होता है, तो e टू द पावर 2x बटे 2 और उसका फिर एक बार इंटीग्रेशन होगा, और प्लस यहाँ पर y e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2, e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2, वहां पे छोड़ गया है 2, वो आ जाएगा वहां पर, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले का e टू द पावर 2x y e टू द पावर 2x बाई 2 आएगा, और चूंकि ये वाला 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में भी रहेगा ना स्टूडेंट, ये यहाँ पर कहाँ गया जी, ये वाला 2 हमारा, एक मिनट, ठीक है, तो ये डिवाइड बाई 2 यहाँ पर एक मिस हो गया है, उसे आप जरूर पुट कर लेंगे यहाँ पे, उसकी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बदलेगा, ये पुट आउट करते समय थोड़ा सा, यहाँ तो खंड समाकलन हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा खंड समाकलन हुआ तो यहाँ तक चला, ये वाला जो पोर्शन e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होगा तो e टू द पावर 2x बाई 2 भी आएगा, एक पद यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, तो ये 2 यहाँ पर भी आएगा, ये 2 यहाँ पर भी आएगा डिवाइड बाय में, और फाइनली यहाँ पर हमारा हमको एक करेक्शन मिलेगा कि y e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस में यहाँ से आएगा, ये तो अपने जगह पर ठीक चल रहा है, और वहां पर y e टू द पावर 2x बाई 2 एक आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो फाइनली यू हैव अ इक्वेशन x y e टू द पावर 2x प्लस f ऑफ y। तो ये अपडेटेड एक्सप्रेशन z x y इज इक्वल टू x y e टू द पावर 2x प्लस f ऑफ y आया। अब जब f ऑफ y के फॉर्म में मिल जाता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, उसका y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करते हैं, ठीक, y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करते हैं, तो y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करोगे तो डेल z बटे डेल y, इसी का, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, तो डेल z बटे डेल y इज इक्वल टू, जब पार्शियली डेरिवेट कर रहे हो तो देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और e टू द पावर 2x बाहर कांस्टेंट, तो y का 1 और f ऑफ y का f डैश ऑफ y होगा, ये टर्म नहीं रहेगा, ये आफ्टर करेक्शन ये हट गया है, तो मुझे मिलेगा x e टू द पावर 2x प्लस f डैश ऑफ y, और मैं जानता हूं कि डेल z बटे डेल y को ही n बोलते हैं, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, n कितना है मेरा, यहां से तुलना करिए x e टू द पावर 2x, तो फाइनली यू हैव n is your
n इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे दोनों का, और यहाँ पर भी डेल जेड बटे डेल वाई वही था, तो यहाँ पर ये x ई टू द पावर 2x प्लस एफ डैश ऑफ y, ये वाला पद नहीं है, तो फाइनली ये तो कट जाएगा दोनों तरफ से, तो एफ डैश ऑफ y इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपको अपडेटेड फॉर्म में, यहाँ लिख रहा हूं मैं कि एफ डैश ऑफ y इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपको, तो फिर फाइनली एफ ऑफ y कितना होगा, एफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। आखिर ऐसा रहा होगा तभी तो डिफरेंशिएट करके 1 आया होगा। ठीक, अब इसको आप, ठीक है, तो फाइनली फिर उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, जो मेन फंक्शन है हमारा एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग मेन वाली इक्वेशन में, ये कहाँ गया जी हमारा, ये वाला, तो एक्स वाई ई टू द पावर 2x प्लस एफ ऑफ वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे, तो फाइनली आपको फंक्शन मिल जाएगा z, और फंक्शन के बाद उसको कांस्टेंट के बराबर रख के यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा ना स्टूडेंट, ये आप करेक्शन हो जाएगा। अब हमारा फंक्शन बदल गया है, एक मिसप्रिंट की वजह से, सॉरी गलती की वजह से यहाँ पे चेंज हुआ है, तो फाइनली मुझे मिला है यहाँ पर देखो जरा कि जेड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ई टू द पावर 2x प्लस एक्स, ये मिला है, और इसी को कांस्टेंट के बराबर करके मैं कंप्लीट हल यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि पावर कांस्टेंट c इज इक्वल टू एक्स वाई ई टू द पावर 2x प्लस एक्स, ये आपके कंप्लीट हल के फॉर्म में होगा, क्योंकि जेड एक्स वाई को कांस्टेंट के फॉर्म में शो कर देना ही हमारा आंसर कहलाता है। इसको कभी कभी कंबाइन फॉर्म में भी लिखते हैं, आप कॉमन लेके एक्स कॉमन वाई टू द पावर 2x प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आया, तो ये करेक्शन आप देख लीजिएगा, नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, वीडियो को देखते हुए जब नोट्स आपको मिलेगा मे बी उसमें भी आपको सुधारना पड़ेगा, तो ये करेक्शन है। तो ये मेथड जो मैंने 2 बार एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जब हम उसको एक बार x के सापेक्ष समाकलन करते हैं और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, वो चीज हमने यहाँ पर फॉलो किया है कि x के सापेक्ष समाकलन करते हैं और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके n से तुलना करते हैं। तो ये मेथड है जनरलाइज वे में उसका आंसर फाइंड करने के लिए। ठीक, तो उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए सिंपल फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एम, अब मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो एम इतना है, एन इतना है आपका, डेल एम बटे डेल वाई की एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, डेल एन बटे डेल एक्स की कितना आया, 1 आया, क्या है, इनएग्जैक्ट है, क्योंकि डेल एम बटे डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन ऑफ एक्स आया था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला म्यू का ई टू द पावर डेल एम बटे डेल वाई माइनस डेल एन बटे डेल एक्स बटे एन डीएक्स का लगेगा। यदि y का रहता तो जस्ट रिवर्स कर देते उस फॉर्मूले को, n वाला पहले आ जाता, m वाला बाद में आ जाता, बटे में m आ जाता। ठीक, तो अब उसके सहायता से हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेल एम बटे डेल वाई का मान, डेल एन बटे डेल एक्स का मान 1 1 1 कैंसिल आउट, फाइनली यू हैव अ e टू द पावर x से x कटेगा x dx, तो e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2, और इसको जब इसमें आप रखोगे म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे अब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को, तो फाइनली 1 सेकेंड, ये देखिए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर y प्लस y dx प्लस e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 x dy इज इक्वल टू 0। और अब जब उसके बाद हमने चेक किया कि डेल m बटे डेल y निकाला तो इतना आया, और डेल n बटे डेल x आपने निकाला तो इतना आया, जो कि दोनों बराबर हैं, तो नाउ योर एक्सप्रेशन इज बिकम एग्जैक्ट, आपका एग्जैक्ट हो गया। अब इसका हल निकालना रहेगा, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर यहीं से शुरू करिएगा, मैं मेथड रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, m हमारा कितना है e टू दी पावर x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर y प्लस y, इसको हमको x के सापेक्ष में समाकलन करना रहेगा। x के सापेक्ष में समाकलन कर लेने के बाद आपको कुछ प्लस में f ऑफ y आप लिए रहोगे, वो एक इक्वेशन बन के आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन होने के बाद। फिर जो आएगा उसको y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करोगे, तो y के सापेक्ष में जब आप आंशिक अवकलन करोगे आप, तो वो जो आएगा वैल्यू उसको n से तुलना करना, फिर आप इस वाले पद से तुलना करना, और दोनों पक्षों में घटा के हम f ऑफ y की वैल्यू फाइंड करके यहीं पे पुट करेंगे, और उसको कांस्टेंट के इक्वल पुट करके उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये निर्भर करता है आपके एग्जाम में कि एग्जामिनर किस लेंथ का क्वेश्चन पूछता है, 8 नंबर का है या पूरा सॉल्व कीजिए करके पूछा है, तो आपको इतना पूरा करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ एग्जैक्ट या इनएग्जैक्ट कुछ चेक करना है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहीं तक आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड करके उसको सॉल्व कर देंगे, उतना ही इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लोगों ने सॉल्व किया, चेक करके दिखाया कि नाउ इट्स बिकम एग्जैक्ट, वहां तक आंसर हो जाता है। तो मे बी चांस है कि
इतना ही पूछे आपसे, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट करने को पूछे, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हेल्प से उसको एग्जैक्ट बनाइए, ऐसा बोल सकता है। तो ये एक कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो आप इसको एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट के साथ साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ साथ कंप्लीट हल करने के लिए भी ट्राई करेंगे, तो उस तरीके से इतने से आपका खूब ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पेपर में अगर आपसे एग्जैक्ट या इनएग्जैक्ट चेक करने को बोलता है तो उस तरह से निकालिए, अगर कंप्लीट सॉल्व करिए करके बोलता है तो फिर आप वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि मैंने पिछले दो क्वेश्चंस में यहाँ पे उपयोग में किया है। ठीक है, और नोट्स आपको जब भी मिलेगा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को वीडियो से सुधार जरूर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स का पीडीएफ जो मिलेगा उसमें फिर ये मिसप्रिंट वाला चीज रहेगा, तो आप परेशान होते रहेंगे। तो वीडियो जब देखें तो उसको साथ ही साथ वहां पर उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस यूनिट के और अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं मूव करता हूं, जो कि इस क्लास में इस यूनिट को हमको खत्म करना है, जो कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है कि कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग लैग्रेंज मल्टीप्लायर, कि लैग्रांज के गुणन विधि द्वारा अधिकतम या न्यूनतम मान फलन का ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, और इजी भी पड़ता है। एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट को कंप्लीट सॉल्व करने के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी भी पड़ता है। क्या है फंडा कंसेप्ट, उसको समझिए कि जब किसी फलन का अधिकतम, मैक्सिमम या निम्नतम मान आपको ज्ञात करना है, जब कोई कंडीशन दिया हो, एक विशेष शर्त दिया हो। नॉर्मल कंडीशन में जो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते थे आप डिफरेंशियल कैलकुलस में, वो चीज नहीं है। यहाँ पे एक विशेष कंडीशन दे दिया है, मतलब एक होता है ना कहने का, शर्त लगाने का मतलब कि आपको अपने किसी पेपर में 50 में 50 पाना है, लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ आपको 2 घंटे लिखना है, बाकी लोग 3 घंटा लिखेंगे। ठीक, पेपर एग्जाम का पेपर 3 घंटा है, लेकिन आपको सिर्फ 2 घंटे में उतना करके लाना है। तो कुछ विशेष कंडीशन जब लगा दिया जाता है, तो वो एक होता है कि जब आर्किटेक्चर में जब हम लोग होते हैं, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनते रहते हैं, पुल बनते रहता है, बिल्डिंग बनती रहती है, तो एक कंडीशन होता है कि इतने दिन में आपको कंप्लीट करके देना है, या इतने एंगल पे ही रोड को मोड़ के जाना है। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो इम्पॉसिबल है। तो उसकी पॉसिबिलिटी ढूंढने के लिए मैथमेटिकल कंडीशंस को कुछ अप्लाई करते हैं कि क्या कुछ चीजों को डाल के उस पॉसिबिलिटी को निकाल सकते हैं क्या। तो उस तरीके को लैग्रांज मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेशन विधि कहा जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, कि कोई चीज किसी कंडीशन के फॉर्म में दिया गया है और तब के कंडीशन में उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने को बोला जा रहा है, तो कैसे आप निकालोगे। तो ये एक मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, डेफिनेटली क्वेश्चन इससे रहने वाले हैं आपके मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के पेपर में। तो क्या है विधि, सिंपल तरीके से, यदि f ऑफ एक्स वाई आपको दिया है और एक कंडीशन दे दिया है यहाँ पर आपको कि g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, वो दिया रहेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया रहेगा वहां पर, तब एक नया फंक्शन हम लोग बनाते हैं इन दोनों चीजों को लेके, जो मेन फंक्शन दिया है वो और जो कंडीशन शर्त दिया है उसको, उन दोनों को कंबाइन करके एक मेन फंक्शन लैग्रांज का जो फंक्शन एल एक्स वाई लैम्डा के फॉर्म में बनाते हैं, जहां पर उस लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं कंडीशन वाले इक्वेशन में। कि कैसे बनता है जी, दोनों फंक्शनों के योग से बनता है एफ एक्स वाई प्लस लैम्डा जी एक्स वाई, जहां पर इस लैम्डा को ही लैग्रांज का मल्टीप्लायर कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए जो नियम है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो डेल एल बटे डेल एक्स निकालेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, डेल एल बटे डेल वाई निकालेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, डेल एल बटे डेल लैम्डा निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन में लैम्डा का भी पद आ जा रहेगा, उसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, और फिर विभिन्न अननोन वैल्यूज की फाइंड करेंगे कि क्या क्या वैल्यू आ रही है एक्स वाई लैम्डा की, और फिर फंक्शन में वैल्यू पुट करके उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कंडीशन के आधार पर निकाल लेंगे। ठीक, तो ये डेल एल बटे डेल लैम्डा है, अगर आपको दिखना रहा होगा अच्छे से यहाँ पर, इसलिए डबल लिखा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि डेल एफ इज लैम्डा गुना डेल जी, तो जो स्लोप है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो उतना गुना कर दोगे तो भी उतना ही बिहेवियर को अपना शो करेगा। ऐसा बताने का तात्पर्य है कि जैसे इस तरह से एक स्लोप या नदी, इस तरह से डैम से अगर नदी का फ्लो हो रहा है और एक विशेष डायरेक्शन में विशेष कंडीशन में आप स्लोप फाइंड करना चाहते हो, तो उसको अगर 1 गुना फाइंड करना चाहते हो, 2 गुना फाइंड करना चाहते हो, 3 गुना फाइंड करना चाहते हो, तो भाई उसका फंडामेंटल जो फ्लो आउट है वो मेन फंक्शन के आधार पे ही रहेगा। तो उसमें अगर कुछ चीज थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके एक कंबाइन फंक्शन बनाएंगे तो टोटल बिहेवियर में कोई खास
फर्क होता नहीं है, इसलिए मल्टीप्लायर मेथड से भी हम उसके मैक्सिमम या मिनिमम को फाइंड कर सकते हैं, ये लैग्रांज का कहना है। ठीक, तो ये मेथड है। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि फलन का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, दिया हुआ फलन ये है, जबकि शर्त ये है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 10। ये ठीक, तो क्वेश्चन देख के अब समझ में आ जाएगा कि ये लैग्रांज मल्टीप्लिकेशन मेथड या कांस्टेंट मेथड से बनना है। इस तरह से रहेगा, एक फलन दिया रहेगा, एक उसका शर्त दिया रहेगा। गिवन क्या क्या है सॉल्यूशन में देखिए, एफ एक्स वाई दिया था, जी एक्स वाई बराबर 0 होता है, तो हम जी एक्स वाई किसको मान रहे हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जब लिखूंगा तो एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिख लूंगा इस फॉर्म में। अब इन दोनों फंक्शंस के लिए लैग्रांज का फंक्शन डिफाइन करना है, L इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस लैम्डा गुना जी एक्स वाई, ऐसा करके। ठीक, तो ये मिल गया आपको। तो L इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस लैम्डा गुना एक्स प्लस वाई माइनस 10, ये ऊपर जो डिफाइन किए हैं हम लोग, ये वाला बस इसमें रखते गए हैं, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था लैम्डा गुना। तो लैग्रांज इक्वेशन आपको ये मिल गया, मेन वाला ये वाला। अब इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार लैम्डा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करिए। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट किए तो x हो गया 1, y हो गया तो y यहाँ पर, इस ब्रैकेट के अंदर में से x का केवल 1 होगा, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो लैम्डा गुना है तो y प्लस लैम्डा, तो y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू को इक्वेट टू 0 करना है। तो फाइनली y की वैल्यू माइनस लैम्डा मिल गई। सिमिलरली इसको जब डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा वाई करेंगे तो एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। इससे ये पता चलता है कि एक्स और वाई बराबर है, एक कंडीशन निकल गई। अब जब इसको आप डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल लैम्डा करेंगे, थर्ड मल्टीप्लायर के कंसेप्ट में इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया क्योंकि लैम्डा था नहीं, यहाँ पे लैम्डा का ही होगा तो ये कांस्टेंट हो गया पूरा, और लैम्डा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो फाइनली यू हैव x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कंप्यूट करूंगा तो फाइनली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो फिर अब एक कंडीशन मिला x इज इक्वल टू वाई है और यहां से मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y की जगह x रखूंगा तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5, और फाइनली फिर से x की वैल्यू यहां रख दूंगा तो क्या मिलेगा जी, y की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो y भी 5 है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन मैक्स और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x into y is equal to 5 into 5 is equal to 25। दिस इज योर आंसर, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, चलिए और क्वेश्चन देखता हूं फटाक से, समझ में आएगा। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन दिस मच, कांस्टेंट दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है, वृत्त का समीकरण है ना। ठीक, जिसका रेडियस 1 है, कि एक वृत्त है जिसका रेडियस कितना है जी, यूनिट है। तो ये जो फंक्शन, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसा भी बिहेव करेगा, ठीक, एक्स और वाई मिलके, तो इस घेरे के अंदर में आपको उसका मैक्सिमा या मिनिमम बताना है, यही तो कांस्टेंट है। ठीक, पूरे ओवरऑल रेंज पे नहीं देखना है। तो नियम क्या है, लैग्रांज फंक्शन बना लीजिए, फंक्शन एक्स वाई लैम्डा गुना जी एक्स वाई 0 करोगे तो ऐसा आएगा ना, क्योंकि जी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये देखिए ऐसा लिख लीजिए। डेल एल बटे डेल एक्स करेंगे इतना मिलेगा, ये उसको इक्वेट करके 0 के बराबर करेंगे तो एक कंसेप्ट ऐसा आएगा, y की वैल्यू माइनस लैम्डा आएगी। डेल एल बटे डेल वाई करेंगे तो ऐसा आएगा, उसको इक्वेट 0 करेंगे तो x की वैल्यू इतनी आएगी। तो x और y की वैल्यू इतनी आई है लैम्डा के पदों में, क्या बराबर का कंडीशन आ रहा है, नहीं है। ठीक, डेल एल बटे डेल लैम्डा करोगे तो ये मिलेगा, इक्वेट टू 0 करेंगे तो ये आएगा, और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा अगर मैं x और y की वैल्यू, तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू मेरे को प्लस माइनस 1/√5 आई। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो गई, एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा, तो दो तरीका है। ठीक, एक बार प्लस लूंगा लैम्डा की वैल्यू, एक बार माइनस लूंगा, तो y की वैल्यू प्लस 1/√5 अगर माइनस लेता हूं तो, और y की वैल्यू माइनस 1/√5 यदि प्लस लेता हूं तो, दो ठो है। x की वैल्यू माइनस 2/√5 क्योंकि 2 बटे वो है, माइनस लूंगा तो फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई, ये है ना, एफ एक्स वाई तो ही था, तो उसकी वैल्यू ये वाली एक्स स्क्वायर वाई, डेल एल बटे डेल वाई की है तो ये निकला, डेल एल बटे डेल लैम्डा की तो ये मिला। तो अगर माइनस वाला पहला चुनो तो ये प्लस में आएगा आंसर, प्लस में आएगा उसको मैक्सिमम बोल दोगे,
और जब माइनस प्लस चुन के करोगे यहाँ पर तो एक जो आंसर आएगा माइनस में उसको क्या बोल दोगे, मिनिमम। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड कर ली। कहाँ पे, इस घेरे के अंदर, ये जो कांस्टेंट दिया था उसके अंदर। ठीक, मेथड वाइज इजी है बड़ा सा। फिर देखिए मैक्सिमम फंक्शन इस वैल्यू की फाइंड कीजिए कहां पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 पे। ये सरल रेखा का समीकरण है, ठीक है, यहां पर फाइंड करना है। तो एफ एक्स वाई एक्स वाई जी एक्स वाई जीरो, एक्स इतना जीरो हो गया, लैग्रांज इक्वेशन बना लिए। मिनिमम मैक्सिमम के लिए क्या होता है जी, ये तीनों जीरो होते हैं, इसको जीरो किए y बराबर माइनस लैम्डा, इसको जीरो किए x बराबर माइनस लैम्डा, मतलब x और y बराबर है, डेल एल बटे डेल लैम्डा किए, इतना आया, x बराबर 10 y बराबर 10, फंक्शन में वैल्यू पुट कर दिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो इजी, ठीक। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी है लैग्रांज मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट, इसको जरूर बनाइएगा। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए हैं, ये वाले क्वेश्चंस कि ये फंक्शन है एक्स वाई। अब अगर एक्स वाई और जेड के फॉर्म में दिया है तो तीन भाग में बनेगा ना, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। लैग्रांज का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से बनेगा कि L इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा जी एक्स वाई जेड। तो आपको क्या क्या मिलेगा, डेल एल बटे डेल एक्स निकालोगे आप, डेल एल बटे डेल वाई निकालोगे आप, डेल एल बटे डेल जेड निकालोगे आप, और डेल एल बटे डेल लैम्डा निकालोगे। तो इन चारों से आपको फिर वो चीजें मिलेंगी। तो ये आपके अलजेब्रा का स्ट्रेंथ है, इसलिए आपके ऊपर मैंने छोड़ा है। तीन वेरिएबल का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे तो जो भी मैक्सिमा या मिनिमा आपको मिलेगा इस तरीके से। मेथड तो यही है आपका। तो ये इसके आंसर मैंने यहाँ लिखा है, इसमें 27 मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, इसमें केवल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो आ जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलरली बाकी के क्वेश्चन एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये, तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जिसको लैग्रांज मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते थे, ठीक, मल्टीप्लायर मेथड, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। तो आज की क्लास में क्या क्या देखा इन्होंने, हम लोग उसको थोड़ा सा रफली समराइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने नए यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात की है। पार्शियल डेरिवेटिव के छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आसपास आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैंने उस पर बात नहीं की है। आयलर का समीकरण स्थापित कीजिए, या एक फंक्शन दिया है तो हायर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, ये सब फाइंड कीजिए, इस पे रिलेशन फाइंड कीजिए, ये सब आप बना लेंगे। इस तरह से दिया है तो ये सिद्ध करिए, इजी, ठीक। हमने बात की है आज एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में, जब पूर्ण अवकल के रूप में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमको पूर्ण अवकल के रूप में दिया है, तब हम उससे एग्जैक्ट या इनएग्जैक्ट फाइंड करते हैं, और यदि इनएग्जैक्ट है तो उसको एग्जैक्ट बनाते हैं और हल निकालते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में। तो ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन यथातथ है, जो टोटल डिफरेंशियल का फॉर्म में दिया रहता है, वो कब ऐसा हो तो, इनएग्जैक्ट कब है, यथातथ नहीं कब है, ऐसा है। तो दोनों ही कंडीशन में कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई कर देने से जो एग्जैक्ट फॉर्म में जो हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है वो बन जाता है। तो एक प्रोसेस है, ठीक। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर परीक्षा में पूछता है तो यहीं पर आपको सावधान रहना है और देखना है और उसको बनाना है कि फंक्शन ऑफ एक्स जेड एफ एक्स वाई जो दिया है उसको निकालना है, तो हमको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, 90% केस में यही होगा। और कभी अगर बहुत उटपटा सा हो गया कि आपको m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिलती है, तब उल्टा करना है, जो कि बहुत चांस कम है। तो ये दिया, चेक कर लिए। फलन कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए जो मेथड था बस उसको आप प्रैक्टिस किए रहिएगा कि m बराबर 2xy प्लस 3 दिया है, उसको एक बार इसके सापेक्ष समाकलन करना है। तो चूंकि m क्या था, dz के फॉर्म में था, तो डेल जेड बटे डेल वाई एन होता है, डेल जेड बटे डेल एक्स एम होता है। तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये सिर्फ y बचता है, इसलिए फंक्शन ऑफ y आता है। और फिर जो आ जाता है उसको z के फॉर्म में जो रहता है उसको आंशिक अवकलन करते हैं y के सापेक्ष में, और उसके हेल्प से फिर हम लोग f ऑफ y प्राप्त करते हैं। और f ऑफ y प्राप्त करने के बाद उसको उस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दीजिए जहां से वो आया है, और फिर उसको कांस्टेंट के बराबर रख देने से वो सामान्य हल कहलाता है। तो यहां तक अगर बहुत रेयर फॉर्म में अगर पूछता है तो बनाना है, ठीक। उसी तरीके एक और क्वेश्चन यहाँ पर रखा है कि अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में बनाना है तो कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि x के फॉर्म में आएगा m यदि
एम ना, ये इस तरफ जब डेल एम बटे डेल वाई को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के बाद देखेंगे कि ये एक्स के पदों में है कि वाई के पदों में। एक्स के पदों में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, और वाई के पदों में है तो ये। और इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा। ठीक ठीक, डबल इसको मैंने करेक्ट किया है, नोट्स में भी आप लोग करेक्ट करिएगा, पीडीएफ आपके पास जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हमने सुधारा है वीडियो पे और फिर उसके आधार पर ये चीज आया था। ठीक है, और फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने और क्वेश्चन देखे। ये प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, इसको बनाइएगा और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को भी ट्राई करिएगा। ठीक, एग्जाम से पहले पहले हम लोग रिवीजन वाले क्लास में इस पे और भी बात किया करेंगे। फिलहाल अभी आपको मेथड सीखने हैं और अपने नोट्स को बिल्टअप करना है। और उसके बाद हम लोगों ने लैग्रांज का मल्टीप्लायर मेथड सीखा, जो कि बहुत ही इजी है। एफ एक्स वाई दिया रहेगा, कांस्टेंट दिया रहेगा, आपको सिर्फ दोनों को जोड़ के लैम्डा मल्टीप्लायर वहां पे डालना है, चाहे 2D में हो या 3D में। और मैक्सिमा या मिनिमा के लिए तीनों या चारों फॉर्म में मैं कहूँ, अगर जेड भी है तो इक्वल टू 0 करके आपको जो अननोन वैल्यूज हैं उस पर रिलेशन ढूंढ के उसकी वैल्यूज ढूंढ लेनी है और फंक्शन में पुट करके मैक्सिमा पूछे मिनिमा पूछे, प्लस में आता है तो मैक्सिमा है, मिनिमम में आएगा माइनस में है तो मिनिमा है, उस फॉर्म में आप इसके आंसर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये फिर एक अच्छा सा आपके लिए टॉपिक है। इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए डाले हैं, इतना आप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो फिर आपके इस पर्टिकुलर यूनिट से आप अच्छे मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक ये यूनिट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर अब हम लोग अपने इस मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के अगले यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो ये